Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 5, Understanding 1 paper. There are 8 MCQs, 4 long and 15 shorts. Total 27 questions. MCQ number 1, gases are lightest form of matter and their densities are expressed in terms of. Okay, so in these MCQs, you can skip D option, which is properly incorrect. Okay, D and A. बिकॉज ये दोनों जो आपकी यूनिट्स हैं ये आपने नहीं पढ़े हैं तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. बट बी एंड सी यू कैन से वन ऑफ देम इज़ करेक्ट. ओके, सो इनमें से जो ग्राम पर सीएम क्यूब है ये लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है, बट नॉट फॉर गैसेस. गैसेस के लिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. सेकेंड है द गैस विद मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन. इन सब में से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है? ये डिपेंड करता है मास के ऊपर. जिसका मास सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन शो करेगा. ठीक है, अब हमें देखना है इन सब में से किसका मास सबसे कम है. हीलियम का मास 4. ओके, फ्लोरीन का मास कुछ 18 है और अगर 2 फ्लोरीन हो तो 36 हो जाए. दैट मीन्स इट्स आल्सो इनकरेक्ट. क्लोरीन का भी 35.5 मास है और अगर वो डबल हो जाए Cl2 होता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते. हीलियम का मास इन दोनों से कम है. तो अब हमारे पास हीलियम या हाइड्रोजन की ऑप्शन रह गई. हाइड्रोजन का अगर हम मास देखें तो कितना है 1. हीलियम का कितना था 4. तो हाइड्रोजन का कम है. दैट मीन्स हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. चार्ल्स डिस्क्राइब हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड इन. ये आपके पास साइड बॉक्स के अंदर चार्ल्स लॉ. हियर इज अ चार्ल्स लॉ. यहाँ पर तो एक डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज पे साइड बॉक्स देखें तो इसमें एक आपके पास है ईयर 1802. ही डिस्क्राइब्ड इन 1802 हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपैंड. सो साइड बॉक्स पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है. उसमें से भी आपको कोई भी MCQ आ सकता है. तो 1802 इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इज़. चार्ल्स लॉ में क्या एक्सप्रेशन होता है कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T. T. ठीक है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का है पहली बात, तो इसलिए वॉल्यूम और प्रेशर वाले जो ऑप्शंस हैं वो तो आप स्किप कर दें. A ऑप्शन भी स्किप हो गया, D ऑप्शन भी स्किप हो गया, ओनली B और C लेफ्ट. अब चार्ल्स लॉ क्या था? V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन यहाँ तो लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. दैट मीन्स C ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. कैसे बच्चों? V और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन V और 1/T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, यू कैन सी V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T. इन्वर्स लिखने के लिए हम 1/, करते हैं. ठीक है, तो ये T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर 1/T को देखा जाए उसके तो ये डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल आ रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इज एवेपोरेशन रिवर्स किसके है? कंडेंसेशन के. C ऑप्शन इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर. वेपर प्रेशर इनमें से किसका ज़्यादा होगा? तो बच्चों जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी क्योंकि उसके वेपर्स बनने में ज़्यादा टाइम लगता है. मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. तो किसका इनमें से आपको लगता है मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली C8 का. उसमें 8 कार्बन है, 18 हाइड्रोजन है, तो उनका मास भी ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है. तो सो D ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन इज. सस्पेंशन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? B ऑप्शन, ब्लड. नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स. गैस की डेंसिटी कब बढ़ती है? जब उसका प्रेशर बढ़ता है. B ऑप्शन करेक्ट. ई-बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं,
कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन करनी है फॉलोइंग की 70 सेंटीमीटर मरकरी को आपने ATM में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू दैट। 70 सेंटीमीटर मरकरी टू ATM। सो सेंटीमीटर मरकरी को ATM में करना है तो हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ वो मिलीमीटर मरकरी और ATM। पहले आप रिलेशन लिखेंगे कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी। ओके, सो मिलीमीटर मरकरी जो है, पहले आपको सेंटीमीटर मरकरी को मिलीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको ATM में कर सकते हैं। सो 70 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लें। आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 100 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7 मीटर आ जाएगा, मीटर मरकरी। ठीक है, ये सेंटीमीटर से मीटर में चला गया। अब मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए सो 1 मीटर के अंदर होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, यानी कि अगर आप 0.7 मीटर को मीटर मरकरी को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर मरकरी में। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर आएगा 0.7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो इट विल कम 0.0007। ओके, सो ये मिलीमीटर मरकरी है। ओके, सो ये आपके पास अभी हमने सेंटीमीटर मरकरी को मिलीमीटर मरकरी में चेंज किया। अब हम इसको ATM में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 ATM में 760 मिलीमीटर मरकरी है, तो दैट मीन्स हम इस वैल्यू को 760 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00730 है पॉइंट के बाद। इसको जब आप 760 से डिवाइड करते हैं, ओके, सो यू विल गेट 0. दिस वैल्यू। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 zeros आते हैं और फिर 92 आता है। दिस ATM। ओके, यानी कि 70 सेंटीमीटर मरकरी में इतने ATM पाए जाते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक आंसर है। सेकेंडली उसने पूछा है 3.5 ATM को टूर में चेंज करें। इट्स वेरी इजी। ओके, सो ये आपका A पार्ट था क्वेश्चन का। नाउ दिस इज अ B पार्ट। सो इसके लिए भी वही रिलेशन है, 1 ATM इज इक्वल कितने के होता है, 760। यहाँ पढ़ा था मिलीमीटर मरकरी या टूर एक ही बात होते हैं, इसलिए 760 टूर भी लिख सकते हैं। ओके, सो अगर 3.5 ATM हो जाए तो कितने टूर हो जाएंगे, 3.5 × 760
So when you solve, it will come out 2660 टूर। ओके, 3.5 ATM में इतने टूर होते हैं। सो नाउ सी में भी पूछा 1.5 ATM को पास्कल में चेंज करें। ओके, 1.5 ATM टू पास्कल। सो गाइस 1 ATM इज इक्वल होता है 101325 पास्कल के। सो अगर यू हैव 1.5 ATM, देन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 101325। तो जो अब आपका आंसर आएगा वो पास्कल में होगा। सो आंसर इज 151,987.5 पास्कल। इस तरीके से आप ये कन्वर्जेंस करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड। तो उसके लिए गैस वाले टॉपिक में डेंसिटी वाला आपके पास आ जाएगा। इसमें जहाँ जहाँ पे सॉलिड लिखा है वो आप काट दें, आप सिर्फ लिक्विड की बात करें क्योंकि उसने आपसे लिक्विड का पूछा है। ठीक है, तो बच्चे गैस की डेंसिटी लिक्विड से कम इसलिए होती है क्योंकि गैस का मास कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरते हैं और उनका मास कम होता है, जबकि लिक्विड का मास ज़्यादा होता है और उनके मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं तो उनका वॉल्यूम कम। ओके, तो आप ये सारा मत लिखें, आप बस यहाँ तक लिख दें, इट्स इनफ। ठीक है, ये गैस की डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और लिक्विड की डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर cm क्यूब। नेक्स्ट इज अ बॉयल्स लॉ वैलिड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर? नो, द बॉयल्स लॉ इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये उसने बॉयल्स लॉ का तो उसको पता है, वो आपसे बॉयल्स लॉ की रीज़न जानना चाह रहा है कि क्यों वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यू विल राइट विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड thus they occupy less space, so volume of gas decrease with increase of pressure। ठीक है, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल ऑब्वियसली एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो वो कम जगह घेरेंगे, दैट मीन्स उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। ओके, सो हियर यू कैन सी। ओके, इन्होंने नहीं लिखा, आप लिख लेंगे लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली देन दैट ऑफ गैसेस because molecules of liquid are close to each other and they have less space to move and collide। ठीक है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होते हैं तो उनमें इतनी स्पेस नहीं होते कि वो मूव करके डिफ्यूजन शो करें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जनरल अपीयरेंस सॉलिड क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। सॉलिड्स की 2 टाइप्स के जस्ट आपने नेम्स लिखने हैं, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। विच इज़ लाइटर वन, एलुमिनियम और गोल्ड। सो ये आपको कभी भी पूछा जाए कि कौन सी चीज़ हल्की है कौन सी चीज़ भारी है तो वो आपको डेंसिटी से पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड्स की डेंसिटी में आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। एलुमिनियम की डेंसिटी है 2.7 और गोल्ड की डेंसिटी है 19.3, यानी कि गोल्ड की ज़्यादा डेंसिटी है तो गोल्ड हैवियर है। ठीक है, यू विल राइट एलुमिनियम इज़ लाइटर देन गोल्ड बिकॉज डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम is 2.7 gram per cm cube and that of gold is 19.3 gram per cm cube. Next is define diffusion and example. Okay, so you will see in the gases topic diffusion की definition आ जाएगी spontaneous mixing up of gas molecule by random motion and collision to form a homogeneous mixture. For example, hydrogen diffuse 4 times faster than oxygen gas. Okay, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करके और एक दूसरे से टकरा कर
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो पूरे कंटेनर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि हर तरफ गैस की अमाउंट एक जैसी हो। ऐसा नहीं है कि कंटेनर के एक एरिया में तो गैस ज़्यादा है और दूसरे में कम है, ऐसा ना हो। तो वो इस वजह से इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मूव करते करते हर जगह पे बराबर फैल जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड के वो खुद ब खुद मिक्सअप होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जनरल अपीयरेंस, ये हो गया। नेक्स्ट इज़ व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे आप ये पूरा मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डी एम क्यूब व्हाइल दैट ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सी एम क्यूब। ओके, यहाँ पे उसने रीज़न पूछ लिया तो रीज़न आ जाएगा इसी से ही नेक्स्ट लाइन में हेयर, ठीक है, ये रीज़न है। तो आप ये पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, क्या वजह है कि बच्चों जो गैस है वो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। लिक्विड्स और सॉलिड सबसे भारी होते हैं, बल्कि लिक्विड एंड सॉलिड 1000 टाइम डेंसर होते हैं देन गैस। दैट्स वाई उनका यूनिट बड़ा होता है ग्राम पर सी एम क्यूब, जबकि गैसेस का यूनिट छोटा होता है ग्राम पर डी एम। नेक्स्ट स्टेट चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट और उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ये मार्किंग कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही हैं, पेपर के दौरान शो नहीं होंगी। ओके, चार्ल्स लॉ इज here the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant। absolute का वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि absolute temperature का मतलब है कि टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो ये कहता है, चार्ल्स कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर केल्विन में हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो एक्सप्रेशन आप लिख दें, इसका फाइनल एक्सप्रेशन आप लिख दें कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। नेक्स्ट है हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट इवेपोरेशन। तो इसमें आप एग्जांपल भी लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी। सो हियर इज अ सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस को छोड़ के जाएं, ठीक है। जैसे अगर आप चाय को एक पिंच में डालेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी उसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कप में डालेंगे, क्योंकि कप का सरफेस एरिया कप ऊपर से छोटा होता है, पिंच खुली होती है, ठीक है। तो कप के मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े स्लो करेंगे एवेपोरेट, और सॉसर यानी पिट्स जो है वो वहाँ पे जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है वाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर हायर। लिक्विड्स की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, रीज़न लिखेंगे। अगेन आपके पास वही रीज़न्स आते हैं कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ तक आपका आंसर आएगा हाई तक, ठीक है। कि लिक्विड की डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती हैं, और उनकी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो बहुत इजीली इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। तो उनका एक वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम थोड़ा होता है गैस की निस्बत, ठीक है। तो इस तरह से वो गैस की निस्बत थोड़ा जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़रूर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है वाई आर लिक्विड्स मोबाइल। मोबिलिटी के बारे में आप बताएंगे, तो आप इसमें ही लिखेंगे कि लिक्विड्स की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। पहले कि लिक्विड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस एंड दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। ओके, एक्सप्लेनेशन में आप बताएंगे कि बिकॉज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर इन एग्जांपल। तो ये आपका एलोट्रॉपी वाला जो टॉपिक है वो आ जाएगा, उसमें है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल आ जाएगा S8 की। S8 सल्फर की एक फॉर्म है, इसको कहते हैं रोम्बिक, और एक S8 ही है, उसकी एक और फॉर्म है, वो है मोनोक्लिनिक।
ये इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से है। तो जो रोम्बिक सल्फर है जब 96 तक टेम्परेचर पहुंचता है तो वो मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाती है। इसी तरह मोनोक्लिनिक भी इसमें चेंज हो रही होती है, यानी कि 96 पे ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं इक्वली। सो 96 इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट बॉयल्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आपको लॉ स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेगी, उसका 1 मार्क होगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। फिर डेरिवेशन आ जाएगी, देन यू विल राइट द एक्सपेरिमेंट और फिर उसकी डायग्राम का भी लाजमी 1.5 मार्क्स होगा। सो हियर इज़ अ बॉयल्स लॉ। 1662 में उसने दिया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसने ये कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। दैट मीन्स कि जब आप प्रेशर को V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा, और अगर आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर कम हो जाएगा। और ये सब कुछ तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके, सो अगर आप डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो आपको के कांस्टेंट लगाना पड़ता है। के ओवर पी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप के को एक ही साइड पे रहने दें, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दें और वेरिएबल्स को एक साइड पे, तो प्रेशर यहाँ डिवाइड हो रहा था उसके साथ जाएगा, इक्वल के उस साइड पे तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी वी हो जाएगा, के इज इक्वल टू पी वी। तो अगर एक खास फर्ज करें कि गैस का इनिशियल प्रेशर P1 है और उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, जब आपने उसका प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया और उसका वॉल्यूम चेंज होके V2 हो गया, फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा। इन दोनों को आपस में करेंगे तब भी वही के ही आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम कम होगा और वो मल्टीप्लाई होके फिर वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें के इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने क्या किया था, 4 कंटेनर्स लिए थे, डायग्राम है, ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। 4 कंटेनर्स, पहले कंटेनर के अंदर उसने प्रेशर रखा है 2 atm और ये इसका गैस का वॉल्यूम है 1 dm³। फिर उसने प्रेशर का वेट बढ़ा दिया, 4 atm हो गया, तो वॉल्यूम उसका हाफ रह गया 0.5। फिर उसने अगेन मज़ीद प्रेशर बढ़ाया 6, तो वॉल्यूम मज़ीद हाफ हो गया 0.33। और जब उसने 8 atm का वेट रखा तो वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया, बहुत कम जगह घेरी है, गैस मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए हैं और वॉल्यूम हो गया 0.25 dm³। अब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 को साबित करने के लिए उसने इन सब के वॉल्यूम और प्रेशर्स को मल्टीप्लाई किया अलग अलग। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0.5 से किया, इस तरह इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो सबका आंसर एक ही आया, कांस्टेंट 2। दैट मीन्स Boyle's law is correct. Next is what is vapor pressure and how is it affected by intermolecular forces. तो आपके पास डेफिनेशन आएगी, फिर फार्मूला आएगा। फार्मूला मीन्स एक वो इक्वेशन जो है रिप्रेजेंटेशन वो आएगी, फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी थोड़ी सी इसकी, एंड देन आपके पास फैक्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला फैक्टर बताना है, बाकी नहीं बताने। यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड वाला जो है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स में आएगा, उसमें ही एक्सप्लेन किया गया इंटरमोलिकुलर फोर्स को। सो ये वेपर प्रेशर है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, फिर आप नेचर ऑफ लिक्विड वाला पॉइंट बता देंगे। तो इसका भी मैं आपको इलस्ट्रेट कर देती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल assume that we have a container of liquid। यहाँ पर हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको हम हीट कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो एक टाइम आएगा उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ओके। लेकिन एवेपोरेशन के साथ साथ ये ऊपर से लिक्विड क्लोज है तो ये वेपर्स बाहर नहीं जा सकते,
तो क्या करेंगे, ये वेपर्स जो हैं लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ वेपर्स, लिक्विड के जो वेपर्स हैं इनका प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। लेकिन इस स्टेट में लिक्विड और वेपर्स दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि लिक्विड जब वेपर्स में चेंज हो रहा होता है तो जो वेपर्स हैं वो भी एक टाइम पे वापस से लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, के वेपर्स इकट्ठे होकर लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। कंडेंस का मतलब है इकट्ठा होना, तो वेपर्स टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ओके, सो ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं और जब एक टाइम आएगा कि जब दोनों प्रोसेसेस सेम स्पीड पे होना शुरू हो जाएंगे तो दैट स्टेट विल बी कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, कि जब लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में चेंज होने का जो रेट है, स्पीड है, वो इक्वल हो जाए, दैट वुड बी कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इसमें क्या रोल है कि अगर किसी चीज़ की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर वो लिक्विड जो है वो अपने फोर्सेस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वेपर्स बना ही नहीं पाएगा। तो अगर उसके वेपर्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दैट मीन्स के वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। जिसकी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो दे हैव लो वेपर प्रेशर, ठीक है। जबकि नॉन पोलर की फोर्सेस वीक होती हैं, वो इजीली वेपर्स बनाते हैं और इजीली वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले आप फिजिकल स्टेट्स के नेम लिख देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर डायग्राम के भी मार्क होंगे। सो हियर इज दिस टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर गैस के बारे में बताएंगे, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड और फिर ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल में क्या है, ऐसे हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। लाइक हेयर यू कैन सी बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो बिकॉज इनकी फोर्सेस बहुत वीक हैं, ठीक है, इसलिए दूर होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर अगर देखें लिक्विड मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल जो है वो पास पास होते हैं, इनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। यही वजह है कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये डिफ्यूज़ भी करते हैं, वेपोरेट भी करते हैं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव मैनी प्रॉपर्टीज़। ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। थर्ड है सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो देखिए किस तरह अरेंज हुए हैं, ठीक है, टाइटली पैक होते हैं और ये बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये इतने पास पास होते हैं कि ऐसे लगता है मूव भी नहीं कर सकते, इतने पास, इनमें स्पेस ही नहीं होती इनके दरमियान। तो ये तीनों का फ़र्क है। नेक्स्ट एक्सप्लेन चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एज अ साइंस प्रोग्रेसेस, यानी कि साइंस के प्रोग्रेस होने के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी चेंज होते हैं, यानी डिवाइसेस जो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप हो गया, जैसे बैरोमीटर, मैनोमीटर हो गया, ठीक है, वो उन्होंने वो कहते हैं बहुत तरक्की कर ली है जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है। तो उसके बारे में आपके पास ये साइंस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर ये मेंशन है, ये सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। कहते हैं कि जो हम साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं वो उनके सेंसरी सिस्टम पर डिपेंड करता है, उनकी आइज़ पे, सेंस यही होती है ना, सेंसेस हमारी 5 हैं, आइज़ पे, उनकी सुनने के हिस्से पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स में भी होती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है, आलात, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ठीक है, वो चीज़ें भी हैं। वो क्या, वो एक हमारी हेल्प करती हैं बिटवीन द वर्ल्ड एंड द सेंसेस, यानी दुनिया को देखने के लिए हमारी आँखों से या हमारे कान से सुनने के लिए एक रास्ता बन जाती हैं वो चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जैसे अब
चांद को देखना है, तो हमारी आंखें तो इतनी दूर तक नहीं ऑब्ज़र्व कर सकती, तो उन्हें सही से ऑब्ज़र्व करने के लिए कि चांद निकला है कि नहीं, तो टेलीस्कोप ने हमारी हेल्प की है। टेलीस्कोप एज अ मेडिएटर काम किया, ठीक है। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं सेंसेस के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है, सेंसेस की वजह से। और कहते हैं कि इसकी वजह से पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऑब्ज़र्व हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टेलीस्कोप के बगैर हम कम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं मून को, बट उसके साथ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम इंडक्शन प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस ईजी हो जाते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स का मज़ीद क्या फ़ायदा है कि वो किसी भी पहले जो थ्योरीज़ हैं उनको चेक करने के लिए कि वो सही थी कि नहीं थी, उनके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। उन्हें चेंज करने के लिए या उन्हें कैंसिल करने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से तो साफ साफ चीज़ साबित हो जाएगी कि वो थ्योरी सही थी कि गलत थी, ठीक है। उससे इंस्ट्रूमेंट से ऑब्ज़र्व करने की वजह से थ्योरीज़ भी चेंज हो सकती हैं। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा इसमें। थैंक यू।